What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 17 of our 100 days Commerce Masterclass for class 11th. आज की क्लास में बच्चों डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। आज डिमांड का थर्ड पार्ट आ रहा है और आज वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसके रीजंस, उसके एक्सेप्शंस। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और डिमांड को करते हैं कंप्लीट। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो है द लॉ ऑफ डिमांड। अब बच्चों आप जब भी इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ोगे, ठीक है, आप बहुत सारे लॉज पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ोगे, ध्यान रखना हमको उस लॉज के लिए कुछ ना कुछ चीजें एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। हम मान के चलेंगे कुछ चीजों को कि ये ऐसे ही होगा। ऑल्दो इकोनॉमी में और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट उस लॉ को समझने के लिए बहुत सारी चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशंस है बेटा? कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होगा। यानी मैं जिस भी गुड की रिस्पेक्ट में इस लॉ को पढ़ रहा हूं उसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस सेम रहने वाला है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस भी सेम रहने वाला है। इनकम भी कंज्यूमर की चेंज नहीं होगी, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं होंगे। कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर की। इसका मतलब बेटा जो हमने सबसे पहले दिन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे ना, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उसके अंदर बच्चों बस प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं कि ये चेंज नहीं होंगे। यही अजम्पशंस है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड देखो क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर ये सारी चीजें फिक्स्ड रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी, यानी कंज्यूमर का इनकम भी वही है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस भी वही है, कंज्यूमर का प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड भी वही है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी वही है, तो अगर मेरे गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड को कम कर दूंगा, मेरे गुड का प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड को बढ़ा दूंगा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉटल अगर लेट सपोज 1000 रुपए की है, अगर ये 2000 की हो जाएगी, प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड कम होगी मार्केट में, लोग कम लेंगे इसको, लोगों को महंगी लगेगी। और अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा, 500 की हो जाए, तो लोग ज्यादा लेंगे कंपैरेटिवली, लोगों को लगेगा यार बहुत बजट फ्रेंडली बॉटल है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये सब कांस्टेंट रहेगा तो जनरली प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। यानी देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और यही बेटा अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। और कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को ये भी बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम सेट्रस पेरिबस भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड आएगा, assumptions लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे, यानी डिमांड शेड्यूल, वही 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, और देन उसका कर्व बना देंगे। कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डिमांड कर्व हमेशा बच्चों कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आता है बेटा कि क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट आर द रीजंस। तो रीजंस में सबसे पहले बोलूंगा मैं क्या, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बच्चों डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, कम होना, मार्जिनल का मतलब क्या है बेटा, एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब क्या है बेटा, सेटिस्फैक्शन। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि कभी भी आप किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ाओगे, आप किसी भी चीज को ज्यादा खाओगे। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन मैं तुमको खिलाता हूं, पहले एक गुलाब जामुन खिलाया, वो खत्म हुआ, एक और खिला दिया, खत्म हुआ, एक और खिला दिया, तुम कहोगे अरे बस 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 और नहीं खाया जा रहा। मैं बेटा खा, बढ़िया नंबर लाएगा, और खाओ।
अब इतने गुलाब जामुन जब मैं तुमको खिलाऊंगा तो तुम कहोगे भाई हाथ जोड़ लिए, अब तो कम से कम 1 महीना भी गुलाब जामुन ना खाऊं मैं। तो ऐसा क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है बेटा कि जैसे आप किसी भी कॉमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, जो भी चीज इसके पास ज्यादा होगी ना उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जब भी आप किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बेटा कम होता चला जाएगा। अब सर अगर सेटिस्फैक्शन ही कम हो गया फिर उस कॉमोडिटी के उतने ही प्राइस पे तो मैं डिमांड नहीं करने वाला। डिमांड मैं कब कर सकता हूं? अगर उसका प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं है उसमें, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। अगर मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं इतनी यूनिट्स की डिमांड तो करने नहीं वाला। डिमांड में एक ही केस में बढ़ा सकता हूं, अगर उसका प्राइस कम हो जाए, नहीं तो मैं तो नहीं लेने वाला भाई ये चीज। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स द यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन derived from each successive unit goes on decreasing, satisfaction कम होता चला जाता है। तो डिमांड जो है डिपेंड करता है किस पे? सेटिस्फैक्शन पे। भाई मुझे जिस चीज में सेटिस्फैक्शन है, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको पिछली वीडियो देख के अच्छा लगा कि सर अकाउंट्स भी अच्छा करा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज भी अच्छा करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी अच्छा करा रहे हैं, तभी तो आप देखने आ रहे हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा बेटा, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा तो आप नहीं देखोगे, है ना। तो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ही वो ज्यादा पे करेगा। तो कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू पे द सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो चुका है? कम हो चुका है। कंज्यूमर तभी लेगा अगर प्राइस कम करेंगे। इसीलिए अगर प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर उसको ले लेता है चाहे उसको सेटिस्फैक्शन कम भी क्यों ना आ रहा हो। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या आ जाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि प्राइस कम होने से डिमांड कैसे बढ़ जाती है भाई। देखो बहुत सिंपल है बेटा, सपोज करो मेरा जो कॉमोडिटी है वो टी है, चाय। मेरा कॉमोडिटी कौन सा है? चाय है। ओके, अब हुआ क्या बच्चों, मेरा सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है? कॉफी। मेरा सब्स्टिट्यूट कौन सा है? कॉफी। अगर चाय का प्राइस हो गया कम, अगर चाय हो गई सस्ती, तो लोग कॉफी छोड़ के चाय पीने लगेंगे। लोग बोलेंगे भाई चाय तो सस्ती है, कॉफी क्यों पीऊं मैं? जब चाय सस्ती है तो चाय पिएंगे। तो अल्टीमेटली लोग कॉफी छोड़ के भी इधर आने लगेंगे। तो बताओ क्या लोग कॉफी की जगह चाय को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि चाय सस्ती है? तो अगर पहले 10 लोग चाय पीते थे, अभी कॉफी वाले भी आ जाएंगे, अब 20 लोग पीने लगेंगे, तो अपने आप डिमांड बढ़ने लगेगी या नहीं बढ़ने लगेगी? तो जब भी आपका प्राइस कम होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करने लगता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी आपका प्राइस कम होगा तो जो लोग आपके गुड्स का सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं वो उसको छोड़ के आपके वाले गुड पे आ जाएंगे, क्योंकि बात तो एक ही है चाय कॉफी में, है ना। बात तो एक ही है, कोई भी गर्म लिक्विड चाहिए भाई बढ़िया सा जो बॉडी में सेंसेशन ले, है ना। तो अल्टीमेटली प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चाय जो पीने वाले हैं वो तो पिएंगे ही, कॉफी वाले भी इधर आ जाएंगे, राइट। देखो, इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कॉमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कॉमोडिटी व्हेन इट बिकम्स चीपर। ठीक है, जब प्राइस कभी भी फॉल होता है तो कॉमोडिटी चीपर बन जाती है एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट, राइट। तो इससे डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू पहला कारण है। दूसरा है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा है मेरा बच्चा इनकम इफेक्ट। सर इनकम इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? बच्चों यहाँ पे इनकम इफेक्ट में हम कंज्यूमर की परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को ही हम लोग रियल इनकम भी बोलते हैं। रियल इनकम भी बच्चों इसको बोलते हैं। ठीक है, एज्यूम करता हूं मैं कि हमारे पास ये पानी की बोतल 500 रुपए की है। कितने की है पानी की बोतल? ये 500 रुपीज की। तो मेरे पास अगर 2000 रुपए हैं, मेरे पास अगर 2000 रुपए हैं तो क्या मैं ये 4 बॉटल्स खरीद पाऊंगा? कितनी बॉटल्स खरीद पाऊंगा? 4। भाई पानी की बोतल 2000 की है, सॉरी 500 की है, और मेरे पास टोटल 2000 रुपए हैं, 2000 रुपीज मेरे पास है, 500 की एक है, तो 4 बॉटल खरीद पाऊंगा। अब सपोज ये बॉटल का प्राइस 500 से कम होके 400 हो जाए। 500 से कम होके कितना हो जाए? 400 हो जाए बेटा। इनकम तो मेरी अब भी 2000 ही है।
पैसे तो मेरे पास अब भी 2000 ही हैं, तो क्या अब उसी 2000 में ये बॉटल्स 4 की जगह 5 आने लगेंगी? 4 की जगह कितनी बॉटल ले सकता हूं मैं? 5 बॉटल ले सकता हूं। अब एक बात सोचो जरा, इस बॉटल का प्राइस जैसे ही कम हुआ, इनकम मेरी उतनी ही थी, तो क्या मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया? मैं 4 की जगह 5 बॉटल खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं? हाँ सर, परचेजिंग पावर तो बढ़ गया। इसको बोलते हैं बच्चों रियल इनकम का बढ़ना। इसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम का बढ़ जाना। तो हम बोलेंगे इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर बढ़ जाना, राइट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। When the price of a commodity falls, it increases the purchasing power. आप उतने ही पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हो, ठीक है। As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. तो मनी इनकम तो उतना ही रहता है, प्राइस कम होता है तो रियल इनकम बढ़ जाता है बच्चों। परफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट भी लग जाएगा, देखो प्राइस कम होने से लोग ज्यादा खरीद पाएंगे। देन एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स का क्या मतलब है सर? एडिशनल कस्टमर्स का मतलब है मेरे बच्चा कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो बहुत सारे लोग जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब उनके बजट में वो चीज़ आ जाती है। यानी उनके लिए जो चीज़ पहले अफोर्डेबल नहीं थी, आज उनके लिए वो चीज़ अफोर्डेबल हो गई है। तो अगर आज उनके लिए वो चीज़ अफोर्डेबल हो गई है तो पहले तो वो नहीं खरीद रहे थे, आज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो उस कमोडिटी को जो लोग पहले खरीद रहे थे वो तो खरीद ही रहे थे, अभी कुछ नए कस्टमर भी आएंगे या नहीं आएंगे? इसको बोलते हैं एडिशनल कस्टमर्स का आ जाना। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, many new customer who were not in a position to buy it earlier due to high price now start purchasing it. जब नए कस्टमर आएंगे, ओल्ड कस्टमर तो पहले से हैं, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड बढ़ने के पीछे सबसे पहला कारण लॉ ऑफ डीएमयू, फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, इनकम इफेक्ट, परचेजिंग पावर बढ़ती है, एडिशनल कस्टमर, नए नए कस्टमर्स भी अब आपका सामान खरीद सकते हैं, और लास्ट होता है बच्चों डिफरेंट यूजेस। सर ये डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट यूजेस का मतलब होता है बच्चों कि एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, लेट्स सपोज मिल्क है। अब मिल्क के बच्चों देयर आर मल्टीपल यूजेस, बहुत सारे यूज हैं मिल्क के। भाई दूध को दूध, चाय, कॉफी, पनीर, घी, मक्खन, बर्फी, आइसक्रीम, गाजर का हलवा और पता नहीं कितने तरीके की मिठाइयाँ, कुछ भी बना सकते हैं हम मिल्क से। मल्टीपल यूजेस हैं। तुम सोचो कि अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए, मिल्क सस्ता हो जाए, दूध सस्ता हो जाए, तो जब भी मार्केट में दूध सस्ता होगा तो फिर मैं बाजार से दही क्यों लूं मिलावट वाली? मैं बाजार से पनीर क्यों लूं मिलावट वाला? मैं तो अपने घर में ही दही बनाऊंगा, मैं तो अपने घर में ही पनीर बनाऊंगा, मैं तो अपने घर में ही घी, मक्खन, सब कुछ मैं अपने घर में बनाऊंगा। तो अगर प्राइस कम होगा तो हम उस मिल्क के डिफरेंट यूजेस करेंगे, हम उस मिल्क को अलग अलग जगह पे यूज करेंगे जहां जहां पे उसको यूज किया जा सकता है। तो जब भी बच्चों प्राइस कम होता है ना, एक कमोडिटी को उसके अलग अलग यूजेस पे यूज किया जाता है, तो उससे डिमांड तो ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई घी भी बनाना है, मक्खन भी बनाना है, पनीर भी बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मिल्क की जरूरत पड़ेगी, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? और अगर प्राइस इसका बढ़ जाए तो लोग बोलेंगे नहीं यार घी मक्खन नहीं बना सकते, दूध को बस चाय के तौर पे यूज करो या दूध के तौर पे यूज करो। तो प्राइस बढ़ने से हम उसको बस एक ही यूज में लगा देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है, डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो सम कमोडिटीज जैसे मिल्क हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, सम ऑफ विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। तो जब प्राइस बढ़ता है तो हम उसको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज में लगा देते हैं, और जब प्राइस कम हो जाता है तो हम उसके सारे पर्पजेस में यूज करते हैं, तो डिमांड बढ़ने लगता है। परफेक्ट मेरे बच्चों। तो ये है बेटा 5 फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। अब आता है सर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के बाहर हैं कि प्राइस कम होगा तो भी इनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, या प्राइस ज्यादा होगा तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी? क्या कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए? क्या कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही ना करे, या लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है ये चीजें? बिल्कुल है बच्चों। जैसे सबसे पहले फियर ऑफ शॉर्टेज। सर फियर ऑफ शॉर्टेज का क्या मतलब है? हर चीज में नाम में सब कुछ होता है बच्चों। फियर का मतलब डर, किस चीज का डर?
चीज़ें शॉर्ट होने का डर। आप सोचो मार्केट में कोई ऐसी खबर फैल जाए कि भैया लॉकडाउन लगने वाला है, या कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट होने वाली है। सपोज चावल आज मिल रहे हैं, फिर शॉर्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन 2-3 महीना नहीं मिलेंगे। आप सोचो बच्चों, जब भी लोगों के मन में डर होगा शॉर्टेज का, तो लोग भाग भाग के लेने जाएंगे, मार्केट में वो चीज़ महंगी हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा होगा तब भी उसकी डिमांड ज़्यादा ही चलती रहेगी, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर आज नहीं लिया फिर ये चीज़ नहीं मिलेगी। लोगों के दिमाग में डर है, एक फियर है कि आज नहीं लिया तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग खरीद रहे होंगे। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं होगी। तो फियर ऑफ शॉर्टेज की वजह से बच्चों ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज ऑफ commodity in the near future, then they would start buying more and more even if the prices are rising। ठीक है बेटा। दूसरा होता है स्टेटस सिंबल गुड्स, इनको गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन भी बोलते हैं। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो लोगों ने अपना स्टेटस बना लिया, जिसको बोलते हैं लोगों का ये स्टेटस है जी। अब आप गोल्ड जैसी चीजें ले लो, शादियों में कितना लेन देन होता है गोल्ड का, गोल्ड का प्राइस इतना महंगा है तब भी लोग डिमांड कम नहीं कर रहे। भाई साहब 1 लाख रुपए गोल्ड हो गया तब भी लोग खरीद रहे गोल्ड, तब भी लोग सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का उसके साथ स्टेटस जुड़ा हुआ है। इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां आती हैं, इतने महंगे महंगे लग्जरी बैग्स आते हैं, इतने महंगे महंगे ब्रांडेड सामान आते हैं। भाई तुम नाइकी जॉर्डन्स ले लो, कितने महंगे महंगे जूते हैं, कितने महंगे महंगे, लोग तब भी ले रहे हैं। क्यों? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड तो कम हो जाना चाहिए। लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोगों का उनके साथ स्टेटस सिंबल जुड़ा हुआ है। लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं कि भैया हम तो रिच हैं, हमारे पास ब्रांडेड बैग है, हमारे पास लग्जरी गाड़ी है, हमारे पास बढ़िया वाला फ़ोन है। तो लोगों ने उसको क्या बना दिया? स्टेटस सिंबल बना दिया। तो जब कोई चीज़ स्टेटस सिंबल बन जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा, तब भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो एक्सेप्शन रिलेट टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स विच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल, डायमंड, गोल्ड, एंटीक पेंटिंग, ये सब लोग क्यों लेते हैं? प्रेस्टीज, दिखावा, स्टेटस। तो इनका प्राइस बढ़ने से भी डिमांड कम नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड से बाहर। ऐसे ही बच्चों हमारे होते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन का क्या मतलब होता है? सस्ते वाले गुड्स। सस्ते वाले गुड्स लोग कब लेते हैं? जब इनकम कम होती है। प्राइस से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना इनका प्राइस जो है वो अल्टीमेटली कम है, ऑलरेडी ही कम है, ऑलरेडी ही कम है बच्चों इनका, है ना। तो अगर इनका प्राइस और कम हो जाए तो क्या लोग डिमांड बहुत ज्यादा करने लगेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। ये लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है। भाई सपोज तुम ये मान लो कि एक माचिस की डब्बी है, 1 रुपए की है, बहुत सस्ती है। अब उसका प्राइस और कम हो जाए, 80 पैसे की हो जाए या 50 पैसे की हो जाए, तो क्या तुम ट्रक ले आओगे भर के माचिस की डब्बी का कि चलो भाई सस्ती होगी ले आते हैं? नहीं होता ना ऐसा। ये ऑलरेडी सस्ता वाला सामान है, ये और सस्ता होगा तो इनकी डिमांड बढ़नी नहीं है बच्चों। देखो लिखा हुआ है, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि प्राइस कम होगा, जब भी इसका अल्टीमेटली प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड भी कम देखने को मिलेगी। यानी लोग सस्ता है तो उसकी डिमांड बढ़ाते नहीं है। लोग क्या बोलते हैं? छोड़ यार, तो सस्ता वाला सामान है, हम नहीं लेते। ये भी तो होता है कई बार। अब तुम्हारे आसपास बहुत सारे मार्केट्स लगते होंगे, जैसे हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगता है, इतना सस्ता सामान है तब भी बहुत लोग नहीं जाते लेने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि बढ़िया नहीं है, तो प्राइस कम है तब भी डिमांड उसकी नहीं बढ़ रही। ठीक हो गया बेटा? चलो भाई, इसके बाद आता है बच्चों नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, द नेसेसिटीज। अब तुम सोचो, अगर मेरे लिए कोई चीज़ नेसेसिटी है जिसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कोई मेडिसिन है जिसके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता, तो अगर वो मेडिसिन महंगी भी हो जाएगी मैं तब भी लूँगा यार, क्योंकि पढ़ाने से ही तो मेरा घर चलता है। नहीं तो मेरे घर पे खाना कैसे आएगा? मेरे कपड़े कैसे लूँगा मैं अपने छोटे भाई बहनों की फ़ीस कैसे भरूँगा? मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा के लिए सामान कैसे बाय करूँगा? तो मेरा तो सब कुछ पढ़ाने से चलता है, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन महंगी हो जाएगी, क्या मैं उसकी डिमांड कम करूँगा? नहीं, मैं कम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो नेसेसिटी है, उसके बिना मेरा काम
नहीं चलता मेरा बच्चा। तो जो भी चीज़ आपके लिए नेसेसिटी होती है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाए आप उसका डिमांड कम नहीं करते, ठीक है। द कॉमोडिटी विच बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ड्यू टू देयर यूज, उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इसके बाद फैशन रिलेटेड गुड्स। बेटा कोई भी चीज़ जो आपके फैशन में आ गई, कोई भी चीज़ जिस चीज़ का फैशन है, आप देखते हो फैशन वाली चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं, प्राइस ज़्यादा होता है, वो इतनी यूजफुल नहीं होती, लेकिन क्योंकि फैशन है तो महंगी है, प्राइस ज़्यादा है उनका। अब प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन डिमांड कम नहीं होती, डिमांड तो इनकी बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि फैशन है। तो जो भी फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं बच्चों, प्राइस बढ़ने पे भी उनकी डिमांड कम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चीज़ें फैशन रिलेटेड गुड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इग्नोरेंस बच्चों। सर इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है? इग्नोरेंस का मतलब अगर आपको किसी चीज़ का रियल प्राइस पता ही ना हो, यू आर इग्नोरेंट, यू आर अनअवेयर ऑफ द रियल प्राइसेस। जैसे मैं एक बार जयपुर गया, अब जयपुर वाले बच्चे मुझे बताना, मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, रेलवे स्टेशन से मुझे एक जगह जाना था, बाहर देखा मैंने स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले थे, मैंने उनको बोला कि भैया मुझे यहाँ पे जाना है, उन्होंने बोला ठीक है सर ले जाएंगे। मैंने कहा कितने पैसे हैं? उन्होंने बोला 250 रुपये लगेंगे। मैंने कहा यार 250 रुपये, मैंने तो सुना था पास में ही है। उन्होंने बोला सर पास में नहीं है, दूर है, चलो आप 200 दे देना, आप हमारे गेस्ट लगते हो। मैंने कहा ठीक है यार, चल गेस्ट के नाम पे इसने 50 रुपये कम करे। मैं बैठ गया, चला गया। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मेरे जो रिलेटिव्स जिनके घर पे मुझे जाना था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया 200 रुपये लिए, रिक्शा वाले ने 50 रुपये छोड़ दिए, कितने अच्छे लोग हैं। उसने बोला कि आप मेहमान हैं हमारे। तो उन्होंने बोला अरे 200 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा ले लिए, मैक्सिमम 80 रुपये का काम था। मैंने कहा भाई मुझे तो लगा कि उसने प्राइस कम कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भैया, उसने प्राइस ज़्यादा रखा, तब भी आपने डिमांड करी, जबकि प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ज़्यादा रखा आपने तब भी डिमांड करी। क्यों? क्योंकि आप इग्नोरेंट थे, आपको पता ही नहीं था कि जनरल प्राइस लगता कितना है। तो व्हेनेवर यू आर इग्नोरेंट, कई बार लोग आपसे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करते हैं, आप तब भी डिमांड करते हो। तो देखो लिखा हुआ है कस्टमर मे बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। तो ये बच्चों हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाती हैं। समझे? क्लियर हुआ मेरी जान? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा है। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। उसके अजम्पशंस पढ़े, शेड्यूल और कर्व आपको बना के आना है। फिर हमने इसके रीजंस पढ़े, एक बार रिवाइज करो। लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स, डिफरेंट यूजर्स। इसके बाद हमारे पास इसके एक्सेप्शंस आते हैं बच्चों। एक्सेप्शंस में गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड और नेसेसिटीज। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारों कि आपको यहाँ तक सब कुछ बहुत 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 शानदार तरीके से क्लियर हुआ होगा। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, अब मूवमेंट और शिफ्ट। और मूवमेंट और शिफ्ट में मुझे आपको कर्व्स भी सिखाने हैं, तो इट विल टेक फुल फ्लेजेड 30 मिनट्स। तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेके चलते हैं। आज तुम लोग यहाँ तक अपना डिमांड तैयार करो, एक क्लास और हमारा डिमांड कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में मिलता हूँ कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।